हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी क्लास। आज है हमारी क्लास नंबर 4 ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे अपने फंडामेंटल में, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट करके आप देख सकते हैं वीडियोस, वहाँ से विज़िट करके आप देख सकते हैं और सारे कंटेंट आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस पूरे कोर्स का आनंद लेने को मिलेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके जो भी अपडेट मैं देना चाहता हूँ। और दूसरी बात बता देता हूँ, मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट उसमें ज्वाइन कर चुके हैं चैनल, तो आप भी ज्वाइन कर लेंगे। जहाँ पे हम डीपीपी अपलोड करते हैं, डीपीपी का सॉल्यूशन जल्दी ही आने वाला है, जहाँ पे मैं डीपीपी अपलोड करता हूँ। अपनी क्लास का जो लिंक है वहाँ डाल देता हूँ, जिससे अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो वहाँ से आप लोग मिस ना कर सकें क्लास को। तो डीपीपी मैंने अपलोड कर दी अपनी तीनों क्लासेस की। चौथी क्लास ये आ रही है आपके पास, उसकी डीपीपी जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहता था कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करा दिए। तो मैंने पिछले क्लासेस में अपना जो फंडामेंटल का सेट वाला टॉपिक है वो कवर करा दिया, इंटरवल कवर करा दिया, इंटरवल के जो ऑपरेशंस है वो कवर करा दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दिया था, टू सेट का अलजेब्रा ऑफ सेट हो चुका है, वेन डायग्राम हो चुका है। इसके क्वेश्चंस बाकी हैं, मैं कराऊंगा। एग्जांपल्स अभी बाकी हैं, क्वेश्चंस वो मैं करवाऊंगा। नंबर थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने करा दिए। डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस थे करा दिए। इंडिसेस और सर्ट्स के आज ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन आज चालू होने वाला है, उसके बाद पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल चालू होता जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फैक्टराइजेशन से, जो कि अपना टॉपिक रहेगा मेन। और इंडिसेस और सर्ट्स के जो क्वेश्चन है मैंने डीपीपी पे अपलोड कर दिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे बायो में टेलीग्राम लिंक का चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके विज़िट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। थोड़ा सा अगर आप लोगों को साउंड सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो इससे प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत। ठीक, बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, प्लीज़ इग्नोर किया जाएगा आप लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं और भी कंटेंट ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर करता रहूँ। चलते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है अपना वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके लिए फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? उसमें हम लोग जनरलाइज्ड कुछ ऐसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जो हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। और उन आइडेंटिटीज़ को मैं यहाँ पे नोट डाउन करके लेके आया हूँ। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं मेन वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटीज़ हैं, जिनको आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली आइडेंटिटी आती है a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप लोग जानते ही होगे, बहुत छोटी सी बात है ये सब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा। ये सब आइडेंटिटीज़ जो हैं वो याद करने वाली तो हैं ही, क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटीज़ है, लेकिन इनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ऐसा आप लोग मत सोचिए कि इनको फॉर्मुलेट नहीं किया जा सकता है, इनको भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहली आइडेंटिटी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। क्या लिखी हुई है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। हम लोग इंडिसेस पढ़ के आए हैं, तो हमने कहा क्या था, जब भी किसी की पावर m लिखी हो तो इसका मतलब है उसको उतने ही टाइम्स उसके साथ ही मल्टीप्लाई कराना है। यही तो कहा था ना कि अगर किसी की पावर m लिखी है तो उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कराना है? m टाइम्स कराता है, m टाइम्स कराना है। ठीक, यहाँ पे पावर कितनी लगी? 2, तो इसका मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई कराना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया। तो अगर मुझे ये पता है कि मैं कैसे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। जैसे a का मल्टीप्लाई दोनों से किया जाएगा, एज इट इज़ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी है, इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग किससे कराते हैं? दोनों ही एलिमेंट से कराते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे? a से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, और जब b से कराऊंगा तो आ जाएगा बी ए प्लस का बी स्क्वायर। ए बी लिखूँ या फिर बी ए लिखूँ, बात तो एक ही हो जाएगी, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। हम लोग इतना लंबा प्रोसेस ना करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा सा प्रोसेस याद रखते हैं कि इस वाले को हम ये वाला एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकाला जाता है। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब जब निकालेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि a
प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे नोट डाउन कर सकता हूँ। अब मुझे पता है अगर यहाँ पे मैं पावर 3 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है इसका इसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। मैंने बताया इंडिसेस में, मैंने ये बात कही आपसे, और ये भी बात कही है जब सेम बेस होगा तो पावर्स ऐड होंगी, ये भी बात कही थी, सेम बेस होगा तो पावर्स ऐड होंगी। यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा बेटे 2, तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, यहाँ तक आया या नहीं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हम लोग अभी अभी ऑब्टेन कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन इट इज़ ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, कर चुके हैं या नहीं। अब ए प्लस बी का मल्टीप्लाई हमें इन तीनों से कराना है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ए का मल्टीप्लाई तीनों से कराना है, तो ए का मल्टीप्लाई किससे कराना है, तीनों से कराना है, ठीक। फिर नेक्स्ट बी का मल्टीप्लाई भी तीनों से कराना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आप लोगों को। मैंने कहा था पावर 3 लगी तो 1 1 1 में कर देंगे। दो 1 1 वाले को जो पावर 1 1 लिखी है उनको मैंने 2 कर दिया, क्यों करा है, क्योंकि हमने अभी अभी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली है निकालिए, वैल्यू रख दी, ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करा दिया, ए का मल्टीप्लाई पहले तीनों से कराएंगे फिर बी का मल्टीप्लाई तीनों से कराएंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए से जैसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा ए क्यूब प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर बी, यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ये ए क्यूब लिखा है, यहाँ से मैंने बी क्यूब लिख दिया। अब देखो यहाँ लिखा ए स्क्वायर बी, यहाँ भी लिखा ए स्क्वायर बी, 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स ये ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। ये ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर, 2 टाइम्स 1 टाइम्स कितना ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ये आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। तो ऐसे ही हम बहुत सारे मतलब ये देखिए हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, प्लस बी को होल स्क्वायर बी प्लस बी की जगह माइनस बी खाली हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। तो ये सब हमारे पास कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हमें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद रखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देन आप लोग याद रखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब 3 टर्म्स आ जाएंगे तो उनका होल स्क्वायर लगाएंगे तो वैल्यूज़ क्या आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ac। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये सब फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिक फॉर्मूला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब वैसा नहीं बट हमारे स्कूल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है ये हमारे पास जो 10th नंबर फॉर्मूला है ये फैक्टराइजेशन के बेसिस पे आया। ये जो 10th नंबर फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मूला आया है फैक्टराइजेशन के बेसिस पे। क्या है तो बता दूं देखो, अच्छा हमारे पास लिखा हुआ था a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है 2 माइनस 1, 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, पहले आप मुझे ये बताइए, बताएं। अगर मैं 2a स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस करूँगा तो ए स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, प्लस का आएगा या, ठीक। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखो लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है या नहीं, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2ab, ये लिखा है बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ये तो ए स्क्वायर लिखा ही हुआ है, लिखा है या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जो आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी हुई है, जो आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी हुई है ना, बस उसी का यूज़ हम लोग करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी की बात हम कर रहे हैं, वो आइडेंटिटी है ये वाली, 1 सेकेंड, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है पहले टर्म का होल स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पहला टर्म
प्लस दूसरा टर्म, ब्रैकेट में पहला टर्म माइनस का दूसरा टर्म। तो ये हमारे पास देख लीजिए अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसा अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो हम लोग सीधा याद रखेंगे कि इक्वल करके हम ऐसे एक्सप्रेशन में इसको ब्रेक कर सकते हैं। आएगा क्या, अगर हमारे पास लिखा है a⁴ प्लस a² प्लस 1, तो वो हमारे पास दे देगा a² प्लस 1 प्लस a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस 1 माइनस का a। नेक्स्ट हमारे पास ये फॉर्मूला आता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³, ये मैंने शायद 3xyz के बेसिस पे लिख दिया है मैंने गलती से, सॉरी। xyz की जगह abc होगा, xyz की जगह abc होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये xyz की जगह a, b और c होगा। क्या होगा, xyz की जगह होगा a, b और c। ये हमारे पास है a, ये है b और ये है c। कहा गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc दैट इज इक्वल टू दी a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये शायद मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बट यही चेंज इंटरचेंज होके इस फॉर्मूले में भी जनरेट किया जा सकता है। इस फॉर्मूले में भी जनरेट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिए पहली बात तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पहले मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा। फॉर्मूला जो हमारे पास दिया गया वो दिया गया a³ b³ c³ माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू दी a प्लस b प्लस c, और दूसरे ब्रैकेट में आया हुआ हमारे पास a² b² c² एंड माइनस ab माइनस bc माइनस ac। क्या कर रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक, 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2a² 2b² 2c² एंड हियर वी हैव 2ab 2bc एंड 2ac। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सभी से कराएंगे, डिवाइड करा दिया, यहाँ लिखा है 1/2, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए हमने करा क्या, इस टर्म्स को जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखिएगा a² माइनस 2ab प्लस का b², एक बार a² लिया, एक बार b² लिया, 2ab पूरा उठा लिया। ठीक, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ b² प्लस b² माइनस 2bc प्लस का c², एक बार का b² लिया, एक बार का c² लिखा, 2bc उठा लिया। नेक्स्ट हमारे पास ले लिया है c² माइनस का 2ac प्लस का a²। क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ या नहीं, फिर से गिन लेते हैं। a² 2 टाइम्स है, a² प्लस a² 2 टाइम्स है, b² 2 टाइम्स है, b² प्लस b² 2 टाइम्स है, c² 2 टाइम्स है, c² प्लस c² 2 टाइम्स है। ठीक, अब देखो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है a² माइनस का 2ab प्लस का b², ये हमारा कुछ आइडेंटिटी से मिलता जुलता हमारे पास एक्सप्रेशन है। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ है, यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज़ है, a² माइनस 2ab प्लस का b²। तो ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। याद रहेगा आप लोगों को, ये हमारे पास एक और फॉर्मूला हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। आप लोग इसे मतलब इसे आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे फॉर्मूलेस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे तो हम लोगों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे एक्सप्रेशन अगर आते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन लोगों को याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं भी इनका यूज़ आना हो ही जाता है। मतलब इनका यूज़ कभी कह के नहीं आएगा कि भैया बेसिक से पूछा गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तुम लोगों को जो बेसिक से ही पूछा गया है, प्योरली बेसिक से ही पूछा गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। मेंस में इसी बार 2025 मेंस में आई थिंक पहले दिन में ही पूछा गया था, पहली शिफ्ट में ही, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है पहले दिन की पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था आई थिंक। ठीक, अब मैं उसका शॉर्ट वर्जन लेके आया हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, शॉर्ट वर्जन लेके आया हूँ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास अब आप सारे फॉर्मूलेज को यूज़ कर चुके, सारे फॉर्मूलेज आप लोग याद कर चुके हैं। तो फॉर्मूलेज याद करने के बाद एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ फॉर्मूलेज क्या क्या मैंने बताए हैं आपको। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, सभी को याद हो गया, सभी को याद हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर याद हो गया, a² माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a³ प्लस बी क्यूब, a³ माइनस बी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तो भूलेंगे नहीं, कभी बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ। a³ प्लस बी क्यूब प्लस c³ माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू दी a प्लस बी प्लस सी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। यहाँ पे मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में बदला हुआ दिखाया कि इस फॉर्म में कैसे बदलेंगे इसको। और हाँ, नेक्स्ट हमारे दो जो लिखे हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग देखिएगा ये कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 हो जाए, ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, 1 सेकेंड, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इसको फॉर्मूला देख लीजिए। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा RHS। अगर ये 0 हो जाएगा तो a³ प्लस b³ प्लस c³ के बराबर हो जाएगा 3abc के। a³ प्लस b³ प्लस c³ 3abc के बराबर हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। इसी की बात कर रहा है ये वाला फॉर्मूला। क्या कह रहा है देखिए, अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एक्स वाई जेड में फॉर्म में लिख दिया गया होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या होगी, 3xyz। या फिर अगर वैल्यू इनका सम 0 नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, इन तीनों की वैल्यूज़ आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो होगा। ऐसे इक्वल, अन्यथा वो ऐसे इक्वल कभी भी नहीं होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि x³ y³ प्लस z³ बराबर 3xyz तभी होगा जब तीनों वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, उनका सम कितना हो, वैल्यूज़ का सम 0 हो, या फिर तीनों ही आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल कभी भी नहीं होगा। इस केस में आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में कहा गया n इज इक्वल टू, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया है तो √n की वैल्यू निकालो। अब देखो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे पास अलजेब्रा से लगने वाले बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो क्वेश्चंस लगेंगे वो अलजेब्रा से ही लगेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगेंगे। आप लोग इसे होल स्क्वायर नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। यूनिट डिजिट अगर कहा जाता तो आप लोग कर सकते थे, पता ही होगा कैसे निकालते। बट अगर इसमें वैल्यू की बात करेंगे तो ये वैल्यू इसमें ऐसे नहीं आ सकती। इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से करेंगे इसको। मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट वी हैव हियर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। a हमारे पास कोई वेरिएबल है जो इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, ये आ जाएगा a, और ये क्या लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1, क्योंकि हमने इसी को मानना है। जब इसको लेट किया है तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? जैसे ही मैं देखा a प्लस 1 आ रहा है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 1। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यार। मैंने देखा क्या है, किसी का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा है 2 इंटू a इंटू बी, और यहाँ पर भी लिखा है b का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जैसे ही स्क्वायर आया, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो √n बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस 1। a की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 2 3 5 4 6। a की वैल्यू कितनी दी गई, 1 2 3 5 4 6 प्लस 1। तो यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 7। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास अलजेब्रा से बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे पास आ जाए तो। क्योंकि मेंस के रिगार्डिंग हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, और मे भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस बन भी जाएँ, तो ऐसा घबराना नहीं है आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास लंबी कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन दिख जाता है तो। अगर लंबी कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन दिख जाता है तो हम इसको ऐसे ही सॉर्ट आउट करेंगे और जल्द से जल्द मतलब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो ये हमारे पास √n की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या होती है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट होता क्या है, कहाँ लगता है। जनरली ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में ही लगता है, जब आपको उसका हाफ पावर वाला एलिमेंट सिर्फ एग्जिस्ट करता हो और कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट करता हो। समझिएगा कहना क्या चाहता हूँ। मैंने कहा क्या है, हमारे पास कोई एक, पहले समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर मैं सीधा कह दूँ तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है। करना क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ MTS। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सिर्फ एक काम करना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कराना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से।
सबसे पहला काम करना है कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कराना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, ठीक। मल्टीप्लाई कराने पे आपके पास कोई ना कोई नंबर आएगा। कांस्टेंट टर्म का साइन देखना है प्लस, तो इसको ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, जिनका प्रोडक्ट तो हमारे पास ये नंबर हो, लेकिन प्लस का साइन लगा है ना, प्लस करने पे हमारे पास बी आता हो। फिर से सुन लेंगे, प्लस करने पे हमारे पास कितना आता हो, बी आता हो। कोई प्रॉब्लम? देखिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसको अभी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलेंगे। सबसे पहला और आखिरी काम मेन यही है कि सी का मल्टीप्लाई किससे कराना है, ए से। किससे कराना है, ए से। कोई ना कोई नंबर आएगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। कितने पार्टों में ब्रेक करना है, इसको हमें ब्रेक करना है दो पार्ट्स में। कैसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि मैंने यहाँ प्लस नहीं माइनस लेना है मुझे। ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस करने पे, क्या करने पे, माइनस करने पे बी आता हो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ठीक। जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक। सबसे पहले आपको करना क्या है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कराना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करा दिया कांस्टेंट टर्म का, कोफिशिएंट का मतलब है मल्टीप्लाई में जो एक्स स्क्वायर के लिखा हो। अभी मैं बेसिक आगे जब पॉलिनोमियल करा रहा हूँ तो सारे नाम अभी आ रहे हैं, ठीक, आज ही कराऊंगा। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सबके मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1। मल्टीप्लाई कराया क्या आया है 6। जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट करा लिया, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अपने कांस्टेंट टर्म के साइन को देखेंगे। कैसा साइन है बेटे, पॉजिटिव। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो, फैक्टर्स के ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिनका हमारे पास सम कितना आना चाहिए, 5। जिनका सम हमारे पास कितना आना चाहिए बेटे, 5 आना चाहिए। तो हम कह पाएंगे कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह पाएंगे कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर करनी है तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। कांस्टेंट टर्म का साइन देखना है और बाद को जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करें कि वो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये मिडिल टर्म आता हो। तो जैसा ही हमने कहा, ये इसको अगर मैं 3 ले लूँ, इसको अगर मैं 2 ले लूँ, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 6, और दोनों को ऐड करने पर कितना आता है 5। जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा 5 को अब क्या करना है, जो हमने स्प्लिट करा है ना नंबर्स, उनको रख देंगे 5 की जगह। तो x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 6। पहले 2 से कुछ कॉमन कर लो। पहले 2 से क्या कॉमन हो जाएगा हमारे पास, पहले 2 से कुछ कॉमन करना है तो x कॉमन हो जाएगा, तो बन जाएगा x प्लस 3। दूसरे दो नंबर से कुछ कॉमन कर लो 2, तो बन जाएगा x प्लस 3। बनेगा या नहीं, जो मतलब जिस एलिमेंट से हम लोग कॉमन करते हैं उस एलिमेंट को जिन एलिमेंट से कॉमन करते हैं उससे डिवाइड करा देंगे, उसी में डिवाइड करा देंगे, ठीक। अब देख लीजिए x प्लस 3 दोनों में है या नहीं, तो बाहर कर लिया, तो बचा क्या है x प्लस 2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास करने का तरीका है कैजुअली, ठीक। बहुत ही बेहतरीन तरीके में माना जाता है ये। आप लोग मतलब ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही बेकार तरीका है, इसी तरीके से हम लोग करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे कहानी कुछ और है, अब यहाँ पे कहानी कुछ और है। कहानी क्या कहती है समझो, कहानी ये कहती है अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो 6 आता है। अब दो ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करो जिसको माइनस करने पे 5 आता हो। बहुत बड़ी बात कही है सर, माइनस करने पे 5 आता हो। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। ये 6 ले लो, ये 1 ले लो। 6 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 आएगा या नहीं आएगा, बट 6 को 1 से माइनस कर देंगे क्या आएगा, 5 आएगा या नहीं आएगा, बस खत्म। 6 को 1 से माइनस करेंगे 5 आएगा या नहीं आएगा, आएगा, बस खत्म। मल्टीप्लाई करा दूंगा x से तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6x माइनस का x माइनस 6। पहले दो से x कॉमन कर लिया, x प्लस 6 बचा है। दूसरे दो एलिमेंट से -1 कॉमन कर लिया, x प्लस 6 बचा है। जैसे ही x प्लस 6 कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का 1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा अपना बेहतरीन वाला। तो ये हमारे पास हो जाएगी फैक्टराइजेशन फॉर्म दोनों के रिस्पेक्ट में। ये दोनों के रिस्पेक्ट में हमारी क्या हो जाएगी, फैक्टराइजेशन फॉर्म।
फैक्टराइजेशन एक प्रकार का ऐसा समझिए, ये एक प्रकार का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हायर ऑर्डर को सिंपलेस्ट ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में, सिंपल ऑर्डर के एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको ब्रेक करेगा। छोटी सी बात है, पावर 2 है तो 1 1 में हो सकता है ब्रेक कर दे, 3 है तो 1 1 1 या फिर 2 और 1 में ब्रेक कर दे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करके आपको देगा ये फैक्टराइजेशन का फिनोमिना। ये एक प्रोसेस है, ठीक। इससे हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, कई सारी चीज़ें हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग इससे। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ही करेंगे अभी, उसके बाद पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास लिखा है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। अगर इसे हमें फैक्टराइज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी भी मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास ए माइनस बी, यही होगा, सॉरी गलती होगी मुझसे, ए प्लस बी आएगा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरे पास, ए माइनस का बी। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लगा सकते, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें इसको एज इट इज़ रख देंगे। पॉलिनॉमियल के केस में यहाँ कुछ नहीं लगाया जा सकता है, पॉलिनॉमियल के केस में यहाँ कुछ नहीं लगाया जा सकता, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फर्दर फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ये बन जाएगा ए माइनस का बी। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है एक्सप्रेशन का, बहुत ही सिंपलेस्ट। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया ना, ये बहुत ही बढ़िया वाला है, ये बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार वाला क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा ये वाला जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है ये आप लोगों को आना ही चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक जानकारी लगने वाली, बहुत सी नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक जानकारी लगने वाली। पहले मेरी बात सुनिए, हमसे कहा गया है x प्लस 1/x की जो वैल्यू है ना बेटे, वो कितनी है, 2। आप लोग देख ही रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 2, ठीक। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया, पावर 2 में वैल्यू, पावर 4 में वैल्यू, पावर 8 में वैल्यू, ये तीनों आपस में सेम होंगी, इक्वल होंगी, और होगी कितनी, ये निकाल लेते हैं सर, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन का बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड स्क्वायर ऑन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बन जाएगा या नहीं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल टू दी 4। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आएगी वो 2 ही रह जाएगी और कुछ भी नहीं होगी। आप देख रहे थे मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू क्या ली थी, 2 ली थी, क्या ली थी, 2 ली थी, और देखो तब भी 2 आ रहा है भाई, कुछ तो किया नहीं, होल स्क्वायर किया, सॉल्व करके देखा तब भी 2 आ रहा है। ये एक मेथड है। अब इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगा, इसका फिर पावर 4 का होल स्क्वायर करोगे तो पावर 8 आएगा। ये पहला मेथड है, इस पहले मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट जो दूसरा मेथड है ना, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारे केस के लिए। हम लोगों ने वैसे क्वेश्चंस किए नहीं है, बट अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा, हमारे पास फैक्टराइजेशन का फॉर्म ले लेगा। जैसे मैंने लिया, हमको जो दिया गया वो दिया गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। क्या दिया गया, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा बेटा, एलसीएम ले लूँ, ठीक। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, एलसीएम लूँगा कितना आ जाएगा, एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से, इसको क्या लिखूँगा, a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और ये 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं। ये अपनी आइडेंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सी वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ से लगा दूंगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। किसी का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो वो एक्सप्रेशन भी 0 के बराबर ही होगा, ये बेसिक चीज़ है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। x बराबर कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या है, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो वो तभी हो सकता है जब x बराबर कितना होगा,
1। अब 1 रखते जाओ हर जगह, 1 + 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, 1 + 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, 1 + 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, ये आपस में इक्वल होंगे और वैल्यू कितनी होगी इनकी 2। ये हमारे पास दूसरी जानकारी हो जाती है, याद रहेगा आप लोगों को। इससे हम लोगों के पास एक इनइक्वालिटी आती है बहुत ही शानदार वाली, बट अभी इनइक्वालिटी भी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में बताएंगे कि x + 1/x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 2 से बड़ी होती। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और लगा देना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि ये 2 से बड़ी होती है। तो ये -2 से +2 के बीच में लाई करेगी, ये -2 से +2 के बीच में ही लाई करेगी। ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेगमेंट आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला। 1 सेकेंड शायद गलत लिख दिया मैंने, इनइक्वालिटी गलत लिखी है, सॉरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि x + 1/x की वैल्यू या तो -2 से छोटी होगी या फिर x + 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा निगेटिव रियल नंबर के लिए और ये डिपेंड करेगा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, क्योंकि x = 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं होता है, x = 0 पे ये डिफाइंड ही नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक याद रहेगा। देखिए इस पे आप ज़्यादा गौर अभी मत कीजिए, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अभी का मतलब कुछ दिन में, जैसे ही ये हमारा बेसिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल वाला, तो वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक, जैसे ही हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे उसी में हम लोगों के पास एक टॉपिक आएगा, जिस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। टॉपिक का नाम क्या है? इनइक्वालिटी। उस इनइक्वालिटी पे हम लोग ये सारी चीज़ की चर्चा करेंगे कि इनइक्वालिटी इस वाले में कैसे बिहेव करती है। वैसे ये आपको याद रखना अभी तक ठीक है, याद रख सकते हैं, बट वहाँ पे हम लोग बेसिक से मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि ये आती कैसे। ठीक, आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आपके दोस्त हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट चाहते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी एक प्रिपरेशन करने का आयाम मिल सके, आधार मिल सके, बेस मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा कोर्स फ्री कोर्स दिया जा रहा है आपको। जेईई का, मेंस का दिया जा रहा है। जैसे ही आप लोगों का मेंस ख़त्म हो जाएगा वैसे ही एडवांस का भी दिया जाएगा। तो आप लोग इसी चैनल पे बने रहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं और भी कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूँ। ठीक, तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल के बायो में जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने DPP सेंड कर दी हैं 3 लेक्चर्स की। ये चौथा लेक्चर है, चौथी भी अगर आप लोग अभी तक तो अपलोड नहीं किए, बट क्लास अपलोड होने के बाद कुछ देर में ये अपलोड हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ये वैसे मैं करवा चुका हूँ, लेकिन इसको अभी फिर से कराऊंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा करा सकता हूँ। कहा गया प्रूव दैट द एक्सप्रेशन दिस a² + b² + c² - ab - bc - ac इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहा गया ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ना, ये हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये प्रूव करके दिखाओ कि हमारे पास कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसके प्रूव करने की बात अगर हम करेंगे, सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास a इज़ एनी रियल नंबर वेदर इट इज़ 0 और पॉजिटिव और निगेटिव, डजेंट मैटर, a यदि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, देन इट्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बात का आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन आता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है। ये सारी इनइक्वालिटी का आप मान के चलिए बेस है, ये मेनली सारी इनइक्वालिटी का आप मान के चलिए ये बेस हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का। कैसे आया है, कहाँ से आया है, मतलब क्यों आया है? पहली बात तो अगर मैं कोई रियल नंबर लूँ, रियल नंबर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या तो 0 होगा। पॉजिटिव की बात करेंगे, होल स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, क्यों? पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से कराएंगे, हमेशा पॉजिटिव आएगा। निगेटिव नंबर की बात करेंगे, जैसे ही निगेटिव का निगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं, हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। a² या तो 0 होगा या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी नॉन जीरो रियल नंबर और 0 रियल नंबर।
तो यहाँ पे याद रखना है ए अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो उसकी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0 ही होगी। नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे हम इसको पॉजिटिव दिखा सकते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव है या नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव है या नहीं, मतलब नॉन निगेटिव है या नहीं, नॉन निगेटिव है या नहीं, बस बात खत्म। तो इसकी अगर मैं बात करूं, नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में अंतर होता है, जी हाँ बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने, नहीं बिल्कुल सही बात कही है कि नॉन निगेटिव और पॉजिटिव में अंतर होता है, क्योंकि वहाँ पे 0 वाला टर्म आ जाता है। इसीलिए अगर मैं कह दूं A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, तब तो पॉजिटिव होगा। देखते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कहा गया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड करा दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अभी मैं इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर चुका हूँ। आप लोगों ने अगर पूरा लेक्चर देखा होगा, पूरी क्लास देखी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा ही एक्सप्रेशन मैंने अभी दिखाया था। ठीक, तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे ले लिया था A² माइनस का 2AB प्लस का B²। नेक्स्ट हमारे पास आ गया था कि B² माइनस का 2BC प्लस का C²। नेक्स्ट हमारे पास आ गया था C² माइनस का 2AC प्लस का A²। यही आया था या नहीं। फिर मैंने कहा था इसको A माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो, तो ये बन जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा B माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा C माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि इफ़ A डज नॉट इक्वल टू B, then A minus B does not equal to 0, B does not equal to C, B minus C does not equal to 0, C does not equal to A, तो C minus A does not equal to 0। इससे में ये क्या पता चला, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इनका स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर इनका स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर नहीं होंगे। तो स्क्वायर अगर किसी भी नंबर का लिया गया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देन वी कैन से दैट this expression is always positive for any A, B and C. For any A, B and C, that expression is always positive. ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा मैंने कैसे किया है। प्लीज़ अगर साउंड आपको मतलब नॉइस कुछ भी पता चल रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। तो थोड़े दिन का कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है मेरे बगल वाले घर में, मेरे घर में कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करिए। मैं इसीलिए थोड़ा सा लाउडली आपसे बोल रहा हूँ, जिससे कि उस वॉइस को मतलब इग्नोर किया जा सके, इसलिए मैं लाउडली बोल रहा हूँ थोड़ा सा। और माइक मेरे एकदम माउथ के पास ही रखा हुआ है। आप लोग पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, पिछले वाले सारे समझ में आ गए, पिछले वाले सारे समझ में आए। अभी मैं इसलिए आप लोगों को नया कुछ नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने पिछले स्लाइड्स में क्या क्या बता दिया आप लोगों को। ठीक, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या बताया है, फॉर्मलेस। सबसे पहले क्या बताए थे, फॉर्मलेस। ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, कहीं पे भी चिपका लीजिए, कहीं पे भी कुछ कर लीजिए, आपको याद करनी ही है आज के आज ही। नेक्स्ट आप लोगों को बताया प्रूफ कैसे होता है, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है, कैसे प्रूफ करते हैं इसको। नेक्स्ट हमने इसको प्रूफ करके बताया कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। नेक्स्ट हमने बताया ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते रहते हैं। अभी मैं जब मेंस की सीरीज कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये फैक्टराइजेशन के 2 फॉर्म्स हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके के, और हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी जो कि बतानी नहीं थी लेकिन बता दिया है मैंने, और ये क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, रूट्स और ज़ीरोज़ वाला, वो हमने हटा दिया है, इसीलिए हटाया क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। अभी जो मैंने पढ़ाया पहले मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक, जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अब इसी से मैं कई सारी चीज़ें ओपन कर दूँगा। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है जिसका नाम दिया है Pn डिनोट्स दी x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। अगर हमारे पास कहीं भी Pn लिखा है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, x टू द पावर n कम प्लस y टू द पावर n। और P10 की वैल्यू दी गई है 123, P9 की वैल्यू दी गई 76, और P8 की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई 47। वो कितनी दी गई, 47 दी गई है। अगर मैं बात करूँ P10 की, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10। अगर मैं बात करूँ P9 की, तो वैल्यू कितनी आएगी, n की जगह 9 रखेंगे ना,
x टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर 9। अगर मैं P8 की बात करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 8। हमसे कहा गया वैल्यू किसकी निकालनी है बेटे, आपको निकालनी है एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब x और y का दोनों का यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। x और y का हमारे पास क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो अगर मैं ये चीज़ लिखूँ कि हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 10 का, अगर हमें इसे डिटरमाइन करना है तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन से डिटरमाइन कर सकता हूँ या नहीं, कर सकता हूँ। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ x प्लस वाई से, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करा देता हूँ x प्लस वाई से, 1 सेकेंड, मैंने शायद एक डाटा नहीं लिया हुआ है, 1 सेकेंड बताता हूँ मैं क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे P1 की वैल्यू नहीं लिखी थी, P1 भी दिया गया, वैल्यू है 1। P1 कितना होगा यहाँ पे, P1 बन जाएगा x प्लस वाई, ये वैल्यू दी होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने चेक कर लिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने कहा क्या था, x टू द पावर 10 अगर प्लस y टू द पावर 10 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा, तो x का मल्टीप्लाई जैसे ही कराऊंगा x की पावर 9 से x की पावर 10 आएगा या नहीं आएगा, y का मल्टीप्लाई y की पावर 9 से कराऊंगा y की पावर 10 आएगा या नहीं। मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई करा दिया है, कितना आया x टू द पावर 10, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा x y की पावर n, जो कि नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो इसके बराबर नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या है, इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट। अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कराने पे ये टर्म आएगा तो माइनस वाले से कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि तो मैं अगर y की पावर 1 से y की पावर 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो y की पावर 10 आती है, बट y की पावर 1 को x की पावर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक नया टर्म आएगा, वो तो हमें लेना नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, तो इसको हमने माइनस में लिख दिया है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, देखते हैं, x टू द पावर 10 y टू द पावर 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और मल्टीप्लाई कराते हैं x की पावर 9 प्लस y की पावर 9 से। देन यहाँ पे अगर हम x y कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 8। अब देखो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है उसमें सारी वैल्यू पता है लेकिन x y नहीं पता है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये आप बताइए किस वाले चैप्टर से रिलेटेड है, बताइए आप। ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ आपको किस चैप्टर से रिलेटेड है, क्या आप बता पाएंगे? यही बेसिक जानकारी दी गई थी, बात को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाता था बस। वो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी को पता होता है, बच्चों को पता होता है, 10th में आप लोग पढ़ते आते हैं, फर्स्ट ईयर में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती, 10th में पढ़ के आते हैं। अब बताइए मेंस का ये क्वेश्चन आपको मिला है, आपके मेंस में, मतलब मेंस में ये क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप बताइए बेसिक मैथमेटिक्स या फंडामेंटल मैथमेटिक्स की ज़रूरत है आपको या नहीं। बेसिक में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी और लॉगरिथमिक के नाम पे खाली आप ये समझ लिए चूरन दिया जा रहा है और कुछ नहीं दिया जा रहा है। बट जैसे ही हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की, अगर ये आप लोगों ने नहीं देखा होता तो सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में टाइम लगता, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये होता है कि इसको कैसे न कैसे करके फॉर्मूले कोई ना कोई नया लगाया जाए, कैसे ना कैसे करके फॉर्मूला ड्राइव करा जाए। यहाँ तो कोई ड्राइव नहीं करना है, छोटी सी बात थी बस, सारी वैल्यूज़ पता है, सिर्फ एक्स वाई नहीं पता, उसको हम रख देंगे। तो बेसिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट फंडामेंटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बेसिक तो हमारा पार्ट है सिलेबस का, क्योंकि लॉग आप पढ़ के नहीं आए तो आपको पढ़ना है, इनइक्वालिटी आप पढ़ के नहीं आए तो आपको पढ़ना है, तो इसीलिए फंडामेंटल आपने पढ़ा है, लेकिन वो उस तरह से नहीं पढ़ा है जिस तरीके से जेई में पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको जेई के रिगार्डिंग पढ़ना है ना, तो जेई के रिगार्डिंग पढ़ते रहेंगे हम लोग, शॉर्ट आउट करेंगे इसको। देखिएगा तो हम लोग देखेंगे एक्स वाई, इसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास कितनी, 123 दी गई है। एक्स प्लस वाई हमको दिया गया 1, एक्स टू द पावर n सॉरी 9, वाई टू द पावर 9 की वैल्यू दी गई 76, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये दिया गया हमारे पास कितना 47, कितना दिया गया 47। माइनस करूँगा देखिएगा तो 123 माइनस का 76 दैट इज़ इक्वल टू दी 47 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई। तो आई थिंक माइनस करने पे इसको आ जाएगा कितना, हाँ 47 ही आएगा, और ये आ जाएगा 47 एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। तो देख लीजिए वैल्यू हमारे पास एक्स वाई कितनी आ गई 1। अब बताइए ये क्वेश्चन आपको बेसिक कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा बताइए। 2 बार लिख लिया मैंने, शायद 2 बार हो गया, सॉरी। वही मैं सोचूं दूसरा क्वेश्चन मेरे पास कहाँ से आ गया, मैंने तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे, दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं है बेटे। बताइए ये क्या आपको कहीं भी पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, ये कहीं बताया जाता है आपको ये फॉर्मूले की फॉर्मेशन करनी? नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको इंस्टेंट सोचना पड़ेगा, इंस्टेंट कि हाँ ये करना पड़ेगा। शायद आज मुझे पॉलीनॉमियल की क्लास में ना ले पाऊँ तो, क्योंकि साउंड जनरेट हो रहा है ज़्यादा ही बेटे,
तो इसलिए मैं शायद पॉलीनॉमियल की क्लास नहीं ले पाऊँगा। मैं एक थ्योरम बता देता हूँ जो हमारे पॉलीनॉमियल के फैक्टराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम बोलते हैं बेटे? रिमाइंडर थ्योरम। ये अपने हायर डिग्री वाले पॉलीनॉमियल को फैक्टराइज करने में सबसे ज़्यादा काम आती है। ठीक, सबसे पहले कोई ना कोई पॉलीनॉमियल दिया होगा। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। पॉलीनॉमियल मुझे बताना है, रिमाइंडर थ्योरम मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसका नाम है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 11x माइनस 6। सबसे पहले इसको p ऑफ x मान लो। सबसे पहले इसको क्या मान लेना है? p ऑफ x। इसको मैं दोबारा अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा, जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें भी मैं इसमें बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। px की वैल्यू अगर ये है तो सबसे पहले हमें वो x ढूंढना है जिस पे पॉलीनॉमियल की वैल्यू कितनी होती हो? 0। जिस पे हमारी पॉलीनॉमियल की वैल्यू कितनी होती हो? 0। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद इससे हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो कोशेंट इंटू डिवाइज़र की फॉर्म में आएगा। वही डिवाइज़र इंटू कोशेंट हमारा फैक्टर हो जाएगा। अगर फर्दर फैक्टराइज वो पॉसिबल हो सकता है तो करेंगे, अगर नहीं हो सकता है तो अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसको मैं पॉलीनॉमियल में ढंग से समझाऊँ, क्योंकि पॉलीनॉमियल मुझे बताना पड़ेगा, बिना उसके मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आज की क्लास यहीं पर रोकता हूँ। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपके रिगार्डिंग कोई भी सजेशन हो, कुछ भी सजेशन हो, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सकें। और साथ ही में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अभी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में काफ़ी वक्त है, पॉलीनॉमियल बाकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकी है, ये सारी चीज़ें बाकी हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।